तो आज हम केमिस्ट्री की दुनिया में थोड़ा गहराई में उतरने वाले हैं, खास तौर पर 3 किरदारों पर, अम्ल, क्षार और लवण, मतलब एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। हाँ, ये नाम हम सबने स्कूल में जरूर सुने हैं। बिल्कुल, लेकिन अक्सर ये सिर्फ लैब की बोतलों में बंद केमिकल जैसे लगते हैं, है ना? पर असल में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को मतलब चुपचाप चला रहे हैं। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो यही दिखाते हैं। हम प्रयोगशाला से निकलकर अपनी रसोई, अपनी शरीर और अपने घरों में इनके छुपे हुए कामों को देखेंगे। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई घोल है और हमें जानना है कि वो अम्ल है या क्षार। स्रोत बताते हैं कि इसका सबसे आसान तरीका है सूचक या इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना। जी, और ये सिर्फ एक केमिकल टेस्ट नहीं है, ये एक तरह से प्रकृति का अपना सिग्नलिंग सिस्टम है। सिग्नलिंग सिस्टम, ये सुनने में बड़ा दिलचस्प लग रहा है। हाँ, मतलब स्रोत बताते हैं कि लिटमस, जो एक प्राकृतिक सूचक है, एक पौधे से आता है। जब ये अम्ल के संपर्क में आता है तो लाल हो जाता है, जैसे एक चेतावनी का संकेत, और क्षार के संपर्क में नीला। अच्छा, मतलब लाल रंग मतलब खतरा और नीला मतलब सब ठीक है। एक तरह से हाँ, ये प्रकृति का तरीका है बताने का कि सावधान, यह पदार्थ संक्षारक हो सकता है। और फिर इंसानों ने अपने भी सूचक बना लिए, जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थैलिन। तो ये बस लिटमस का सिंथेटिक वर्जन है या कुछ और करते हैं? ये थोड़े ज्यादा सटीक होते हैं और अलग-अलग तरह के एसिड्स और बेस के साथ काम करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन मूल विचार वही है, रंग बदलकर एक अदृश्य चीज को दृश्य बनाना। ठीक है, तो सूचक हमें बताते हैं कि क्या है। अब असल खिलाड़ी पर आते हैं, अम्ल यानी एसिड। स्रोत कहते हैं कि इनका स्वाद खट्टा होता है और ये पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं। पर ये H+ आयन असल में करते क्या हैं? यही तो इनकी असली ताकत है। ये H+ आयन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये बस यूं ही तैरते नहीं रहते, ये दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ने के लिए बेताब रहते हैं। अच्छा, इसीलिए अम्ल धातुओं को खा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत में एक रिएक्शन का जिक्र है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के एटम से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और उसकी जगह हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है। यहाँ एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी, ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये वही गैस है जो सूरज जैसे तारों को ऊर्जा देती है। हाँ, है ना कमाल का कनेक्शन। मतलब एक छोटी सी लैब की प्रक्रिया हमें सीधे ब्रह्मांड के सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत से जोड़ देती है। और यही विज्ञान की खूबसूरती है। एक और दिलचस्प प्रतिक्रिया है कार्बोनेट्स के साथ। जब अम्ल सोडियम कार्बोनेट से मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वही CO2 जो हमारी कोल्ड ड्रिंक में फिज पैदा करती है। जी बिल्कुल वही। तो अगली बार जब कोई सोडा पिए तो याद रखें कि आप एक एसिड कार्बोनेट रिएक्शन के मजे ले रहे हैं। स्रोत में प्रबल और दुर्बल अम्ल के बीच का अंतर भी समझाया गया है। प्रबल अम्ल पानी में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं और दुर्बल नहीं होते। पर इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए कि प्रबल अम्लों को पानी से जबरदस्त प्यास होती है। जब ये हमारी त्वचा के संपर्क में आते हैं तो वे हमारे सेल से सारा पानी खींच लेते हैं, जिससे त्वचा बुरी तरह जल जाती है। ओह, तो इसलिए वो खतरनाक होते हैं। हाँ, जबकि दुर्बल अम्ल जैसे सिरका ऐसा नहीं करते। उनमें H+ आयन तो होते हैं, पर वो उतने प्यासे या आक्रामक नहीं होते, इसीलिए हम उसे खा सकते हैं। वाह, ये तो बहुत साफ हो गया। तो अम्ल के सिक्के का दूसरा पहलू है क्षार यानी बेस। स्रोत बताते हैं कि ये स्वाद में कड़वे और छूने में साबुन जैसे होते हैं। और पानी में हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं। अगर अम्ल H+ देकर हमला करते हैं तो क्षार कैसे काम करते हैं? क्षार का काम है अम्ल के हमले को शांत करना। ये जो OH- आयन होते हैं, ये H+ आयन के लिए चुंबक की तरह काम करते हैं। जैसे ही OH- को H+ दिखता है, वो उससे जुड़कर पानी H2O बना लेता है। पानी जो कि पूरी तरह से न्यूट्रल और सुरक्षित है। बिल्कुल, और यही वजह है कि क्षार छूने में साबुन जैसे लगते हैं, क्योंकि वे हमारी त्वचा पर मौजूद फैटी एसिड्स के साथ मिलकर एक तरह का साबुन बनाने लगते हैं। और यहीं पर वो जादुई रिएक्शन आता है जिसका जिक्र स्रोत में है, उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। जब एक अम्ल और एक क्षार मिलते हैं। हाँ, एक किसी रासायनिक युद्ध विराम जैसा लगता है। दो कट्टर दुश्मन मिलते हैं और लड़ाई के बाद दोनों ही खत्म हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को बेअसर कर देते हैं। और पीछे छोड़ जाते हैं लवण और पानी। जी, जीवन की दो सबसे जरूरी चीजें। स्रोत का क्लासिक उदाहरण है
हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। एक खतरनाक एसिड और एक कास्टिक बेस मिलकर बनाते हैं साधारण नमक और पानी। ये तो कमाल है, लेकिन हम ये कैसे मापते हैं कि कोई चीज कितनी अम्लीय या क्षारीय है? मतलब नींबू का रस और बैटरी का एसिड दोनों अम्लीय हैं, पर ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। यहीं पर पीएच स्केल आता है ना? सही है। पीएच स्केल असल में हाइड्रोजन आयन की शक्ति का पैमाना है। 0 से 14 तक 7 न्यूट्रल है, जैसे शुद्ध पानी। 7 से नीचे एसिडिक और 7 से ऊपर क्षारीय। हाँ, पर सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक लॉगरिथमिक स्केल है। एक मिनट, लॉगरिथमिक स्केल का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हर एक नंबर की छलांग 10 गुना की होती है। तो pH 6 की तुलना में pH 5 वाला घोल 10 गुना ज्यादा अम्लीय है और pH 4 वाला 100 गुना ज्यादा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए हमारे पेट के एसिड, जिसका पीएच स्रोत के अनुसार 1.2 है, और नींबू का रस, जिसका पीएच 2.2 है, में इतनी ताकत का फर्क है। बिल्कुल। और हमारे खून का pH 7.4 है। अगर ये सिर्फ 7.2 या 7.6 हो जाए तो बहुत खतरनाक हो सकता है। हमारा शरीर इस संतुलन को बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत करता होगा। हाँ, और यहीं पर उदासीनीकरण अभिक्रिया हमारे शरीर के अंदर हर सेकंड काम करती है। जब पेट में एसिड बढ़ जाता है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसा एंटासिड लेते हैं, जिसका पीएच 10 होता है। जी, ये एक हल्का क्षार है जो पेट में जाकर बढ़े हुए एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये केमिस्ट्री इन एक्शन है। अब कुछ खास यौगिकों पर आते हैं। पहला है विरंजक चूर्ण, यानी ब्लीचिंग पाउडर। ये पानी साफ करने से लेकर कपड़ों का रंग उड़ाने तक सब करता है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ब्लीचिंग पाउडर की असली ताकत है क्लोरीन। जब इसे पानी में घोला जाता है तो ये क्लोरीन गैस छोड़ता है। ये क्लोरीन बहुत शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब ये दूसरे पदार्थों से इलेक्ट्रॉन चुरा लेता है। सही पकड़ा। जब ये बैक्टीरिया पर हमला करता है तो उन्हें मार देता है, और जब ये कपड़ों के रंग वाले मॉलिक्यूल्स पर हमला करता है तो उनका रंग ही उड़ा देता है। तो पानी साफ करने से लेकर अब कुछ खाने पकाने की बात करते हैं। हमारी रसोई में भी एक ऐसा ही सफेद पाउडर है, बेकिंग सोडा। हाँ, बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एक हल्का क्षार है। और इसका काम है केक को फुलाना। जी, जब इसे गर्म किया जाता है या किसी अम्लीय चीज जैसे दही के साथ मिलाया जाता है तो ये तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले बनाने लगता है। यही गैस केक या ब्रेड के बैटर में फंस जाती है और उसे फुलाकर नर्म और स्पंजी बना देती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। स्रोत में ये भी लिखा है कि इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में भी होता है। ये थोड़ा अजीब लगता है। लगता तो है, पर इसके पीछे भी वही CO2 गैस है। आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, है ना? हाँ। तो जब अग्निशामक यंत्र से CO2 निकलती है तो वो हवा से भारी होने के कारण आग के ऊपर एक कंबल की तरह फैल जाती है। ऑक्सीजन का संपर्क काट देती है और आग बुझ जाती है। एक पाउडर, कितने सारे काम। अब आते हैं आखिरी यौगिक पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नाम ही अपने आप में एक कहानी है। बिल्कुल। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसे बनाने के लिए जो कच्चा माल जिप्सम लगता है वो पेरिस की पहाड़ियों में बहुत मिलता था। और इसकी सबसे खास बात यह है कि जैसे ही इसमें वापस पानी मिलाया जाता है ये फिर से कठोर जिप्सम बन जाता है। हाँ, जैसे अपनी याददाश्त वापस पा लेता है। ये प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है और इसी गुण के कारण ये इतना उपयोगी है। जैसे टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। जी, डॉक्टर्स इसी पाउडर का लेप पट्टियों पे लगाकर चढ़ा देते हैं। ये कुछ ही मिनटों में पानी सोखकर पत्थर जैसा कठोर हो जाता है, जिससे हड्डी अपनी जगह पर स्थिर रहती है और सही से जुड़ पाती है। तो आज हमने देखा कि अम्ल, क्षार और लवण सिर्फ केमिस्ट्री के चैप्टर नहीं है, ये हमारी दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्कुल। सूचक हमें खतरों से आगाह करते हैं, पीएच स्केल जीवन का नाजुक संतुलन दिखाता है और उदासीनीकरण की प्रक्रिया से नमक जैसी जरूरी चीज बनती है। और ब्लीचिंग पाउडर से लेकर बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस तक ये यौगिक दिखाते हैं कि कैसे इंसान ने इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है। ये हमारे आसपास हर जगह मौजूद व्यवहारिक विज्ञान है। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार सोचने के लिए छोड़ते हैं। स्रोत में बताया गया है कि हमारे शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 के बहुत ही संकीर्ण दायरे में बना रहता है। इस संतुलन में मामूली सा भी बदलाव घातक हो सकता है। ये सोचने वाली बात है कि हमारा शरीर बिना किसी बाहरी निर्देश के हर पल इस जटिल रासायनिक संतुलन को कैसे बनाए रखता है, जबकि हम इस पर ध्यान भी नहीं देते।